से गांव में रामवीर नाम का किसान रहता था। रामवीर के परिवार में उसका एक छोटा बेटा और पत्नी सलोनी थी। रामवीर एक ईमानदार इंसान था, लेकिन वह बहुत गरीब था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर खेती करके वह अपने घर का गुजारा करता था। लेकिन अब उसकी जमीन बंजर होती जा रही थी। उसमें ना के बराबर फसल होती थी, जिसकी वजह से रामवीर बहुत परेशान रहता था। एक दिन रामवीर अपनी पत्नी से कहता है, सलोनी, अब तो दिन ब दिन हमारी जमीन और भी बंजर होती जा रही है। उसमें इतनी फसल भी नहीं हो पाती कि घर का खर्चा निकल सके। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अगर यही हाल रहा तो गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। हर रोज ये सोच सोच कर दिल भारी हो जाता है। समझ नहीं आता क्या करूं। अजी, आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं? मुझे तो लगता है कि हमें अपनी फसल बदल देनी चाहिए। हो सकता है हमारी जमीन गेहूं के लिए उपयुक्त न हो। क्यों ना आप उस जमीन पर किसी और फसल की खेती करने की कोशिश करें? तुम ठीक कह रही हो सलोनी, पर दोबारा बुवाई करने में काफी खर्च आएगा। मेरे पास जो थोड़ा बहुत धन था वो तो पहले ही खत्म हो चुका है। अब नए सिरे से शुरुआत करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? आप एक काम करिए, थोड़े बहुत पैसे जमींदार से उधार ले लीजिए। जब फसल हो जाएगी तो उसे ब्याज सहित वापस कर दीजिएगा। नहीं सलोनी, मैं इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकता। अगर किसी वजह से फसल नहीं हुई तो मैं जमींदार का पैसा कहां से लौटाऊंगा? हम तो पहले से ही इतने कर्ज में हैं और ज्यादा कर्ज लेना सही नहीं रहेगा। फिर आप क्या करेंगे जी? हमारे पास कर्ज लेने के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। तुम ठीक कहती हो। मैं आज जमींदार से कर्ज लेने के लिए बात करूंगा। रामवीर जमींदार से कर्ज लेने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। जमींदार साहब, आप तो जानते ही हैं, मेरी जमीन दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अब उसमें अच्छी पैदावार नहीं होती। इसलिए मैंने सोचा है कि इस बार अपनी जमीन पर गेहूं की जगह किसी और चीज की फसल लगाऊं। तुमने बिल्कुल सही सोचा है रामवीर। मैं भी तुमसे यही बात कहने वाला था। जमींदार साहब, मेरे पास फसल लगाने के लिए एक भी पैसा नहीं है। अगर आप कुछ धन कर्ज पर दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे भाई, इसमें मेहरबानी की क्या बात है? जितने मर्जी हो उतने पैसे ले जाओ, बस समय पर ब्याज सहित लौटा देना। रामवीर जमींदार से कर्ज लेकर फिर से फसल लगा देता है, लेकिन किस्मत इस बार भी उसका साथ नहीं देती और उसकी फसल अच्छी नहीं होती। वह निराश होकर अपनी पत्नी से कहता है, जिस बात का डर था वही हुआ। इस बार भी उस मनहूस जमीन में कुछ नहीं उगा। सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं जमींदार का कर्ज कहां से चुकाऊंगा? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं पूरी तरह से हार चुका हूं। आप हिम्मत से काम लीजिए जी। अगर आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं हिम्मत कैसे ना हारूं? सब कुछ बर्बाद हो गया। अब बचा ही क्या है जो मैं हिम्मत ना हारूं? मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं। इतना बोलकर रामवीर घर के बाहर चला जाता है और जाकर एक पेड़ के पास बैठ जाता है। तभी रामवीर का मित्र घनश्याम वहां आता है। वह रामवीर को परेशान देखकर कहता है, क्या हुआ रामवीर? बहुत परेशान लग रहे हो। कोई बात है क्या? घनश्याम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी जमीन अब पहले की तरह साथ नहीं दे रही है। पहले ही मुझ पर बहुत कर्ज था और इस बार तो मैंने जमींदार से भी कर्ज ले लिया है। फसल खराब होने की वजह से अब मैं जमींदार का कर्ज भी चुका नहीं पाऊंगा। रामवीर, मेरी मानो तो तुम खेती करना ही छोड़ दो। इतने सालों से खेती कर रहे हो, लेकिन क्या मिल रहा है तुम्हें? हर साल तुम कर्ज में डूब जाते हो। ऐसे तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? सारी समस्या की जड़ तुम्हारा खेत ही है। मेरी सलाह है कि तुम अब खेती करना बंद कर दो। घनश्याम, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर मैं खेती करना बंद कर दूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा? खेती के अलावा मुझे और कुछ काम नहीं आता। रामवीर, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि कमाई का जरिया सिर्फ खेती ही है? कमाने के और भी कई रास्ते होते हैं। तुमने खेती करके देख लिया? क्या हाथ आया? कुछ भी तो नहीं। इसलिए मेरी मानो, एक बार व्यापार करके देखो। व्यापार में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी खेत में करनी होती है और पैसे भी रोज के हिसाब से मिलने लगते हैं। इसे घर चलाने में भी आसानी होगी और धीरे धीरे तुम अपना सारा कर्ज भी चुका पाओगे। घनश्याम की बात सुनकर रामवीर सोच में पड़ जाता है और उसे घनश्याम की बातें सही लगने लगती हैं। तुम ठीक कहते हो घनश्याम, मुझे खेती छोड़ ही देनी चाहिए थी।
ये फैसला मुझे बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन कभी दिमाग में आया ही नहीं। अगर मैंने पहले ही कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू कर लिया होता तो आज इतना कर्ज मेरे सिर पर नहीं होता। ये जमीन मेरे लिए मनहूस साबित हुई है, न जाने क्यों इसने कभी कुछ नहीं दिया। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही घनश्याम, मैं कौन सा व्यापार करूं? मुझे तो व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं आता। रामवीर, तुम एक गाय खरीद लो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें गाय के लिए पैसे अपने पहचान के एक आदमी से कर्ज पर दिलवा सकता हूँ। ठीक है भाई, करवा दो। अब मैं दूध का ही व्यापार करूंगा। घनश्याम अपने जानने वाले एक साहूकार से रामवीर को सूद पर पैसे दिलवा देता है, जिन पैसों से रामवीर एक गाय खरीद लेता है। गाय का दूध बेचने की मदद से रामवीर का व्यापार काफी अच्छे से चलने लगता है। एक दिन रामवीर अपनी पत्नी से कहता है, सलोनी, हमें ये दूध बेचने का व्यापार पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। हम बेकार ही उस मनहूस खेत के पीछे पड़े हुए थे। उस खेत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमें कर्ज में डुबो दिया। आज देखो हमें दूध के कितने अच्छे पैसे मिल रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर हमारा व्यापार ऐसा ही चलता रहा तो मैं कुछ ही दिनों में सबका कर्ज चुका दूंगा। हाँ जी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें ये व्यापार पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रामवीर का दूध का व्यापार काफी अच्छा चल रहा था। एक दिन अचानक रहस्यमय तरीके से रामवीर की गाय की मृत्यु हो जाती है। गाय के मरने की वजह से रामवीर का सारा व्यापार बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत चिंता में रहने लगता है। तभी एक दिन अचानक साहूकार रामवीर के पास अपना कर्ज लेने आता है और रामवीर से कहता है, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। मैं तो सोच रहा था कि तुम खुद आओगे और हिसाब चुकता करोगे, लेकिन तुम्हारा तो कोई इरादा ही नहीं लग रहा। मुझे आज ही मेरे पैसे चाहिए। सुना है तुम्हारा दूध का कारोबार अच्छा चल रहा है, तो फिर पैसे लौटाने में दिक्कत क्या है? लगता है तुमने पैसे लौटाने का मन ही नहीं बनाया। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे मित्र घनश्याम की वजह से तुम्हारी मदद की थी। इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे पैसे हजम कर जाओ। साहूकार जी, अभी तो मेरे पास आपको देने के लिए एक पैसा भी नहीं है। परसों न जाने कैसे रहस्यमय तरीके से मेरी गाय की मृत्यु हो गई। अब ना ही मेरे पास गाय बची है, ना ही कोई जरिया कमाने का। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। तू एक नंबर का मनहूस आदमी है। तुझे पैसे देकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुझे पैसे देने ही नहीं चाहिए थे। इतनी प्यारी गाय को तूने मार डाला। तेरी मनहूसियत की वजह से ही तेरे खेत में कुछ नहीं उगता। तू एक मनहूस आदमी है। अगर आज शाम तक तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं गांव के मुखिया जी को लेकर तेरे पास आऊंगा और तुझे इस घर से बाहर निकलवा दूंगा। इसलिए भलाई इसी में है कि मेरे पैसे शाम तक लौटा देना। साहूकार की बात सुनकर रामवीर बहुत चिंता में पड़ जाता है। वह गुस्से में अपने खेत पर जाता है और कहने लगता है, ये खेत मेरे लिए मनहूस है। इस खेत की वजह से मैं बर्बाद हो गया हूँ। इस खेत ने मेरा कभी साथ नहीं दिया, मुझे कभी अच्छी फसल नहीं दी। मैं हर साल इसमें कितनी मेहनत करता हूँ, पर इसने आज तक मुझे कभी मेरी मेहनत का फल नहीं दिया। आज जो कुछ भी हो रहा है इस मनहूस खेत की वजह से हो रहा है। अगर यह खेत ना होता तो मुझे इतना कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आज मैं जितने भी कर्ज में हूँ यह सब इस खेत की वजह से हो। इसलिए मैं इस मनहूस खेत को बेचकर सभी कर्ज उतार दूंगा। रामवीर सीधा साहूकार के घर जाता है और साहूकार से कहता है, साहूकार जी, मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगा। अब ना मेरे पास काम है और ना ही पैसे, इसलिए मैं अपना खेत बेच रहा हूँ। आप मेरा खेत खरीद लीजिए। मेरे खेत के जितने भी पैसे बने उन पैसों में से अपने पैसे सूद सहित काट ले और बाकी बचे हुए पैसे मुझे दे दीजिए। रामवीर की बात सुनकर साहूकार सोचने लगता है। एक काम करता हूँ, इसका खेत कम दाम में खरीद लेता हूँ। वैसे भी यह मजबूरी में खेत बेच रहा है, मुझे इसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए। इसका खेत बहुत कम दाम में ले लेता हूँ। इतना सोचकर रामवीर साहूकार से कहने लगता है, तुम जैसे मनहूस आदमी से खेत लेकर मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? तुम्हारे खेत के साथ साथ तुम्हारी मनहूसियत भी मेरे घर चली आएगी। मैं तो क्या, गांव का कोई भी आदमी तुमसे वो खेत नहीं खरीदेगा। ऐसा मत कहिए सेठ जी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर ये खेत नहीं बिकेगा
तो मैं आपके पैसे कभी नहीं लौटा पाऊंगा। अब आप ही सोचिए, अगर आपको आपके पैसे चाहिए तो आपको यह खेत खरीदना ही होगा, क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए एक फुटी कौड़ी भी नहीं है। इसीलिए मैं यह खेत बेच रहा हूँ। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुमसे खेत खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उस खेत के बदले सिर्फ 500 रुपए दे सकता हूँ, क्योंकि उस मनहूस खेत को देखते हुए 500 रुपए भी बहुत ज्यादा हैं। सेठ जी, ये तो बहुत ही कम है। उस खेत की कीमत 2000 रुपए है। कम से कम 1500 रुपए तो दे दीजिए। एक तो मैं तेरा खेत खरीद कर तेरे ऊपर एहसान कर रहा हूँ, और तू उस खेत के 1500 रुपए मांग रहा है। मैं तुझे उस खेत का 500 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दे सकता। तू अच्छी तरह जानता है कि उस खेत में आज तक कोई अच्छी फसल नहीं हुई। उस खेत को खरीदने में मेरा तो नुकसान ही है, फिर मैं तुझे उसके 1500 रुपए क्यों दूं? अगर तुझे 500 में देना है तो मैं खरीद लूंगा, वरना यहाँ से चलता बन। साहूकार की बात सुनकर रामवीर बहुत सोच में पड़ जाता है। फिर वह साहूकार से कहने लगता है, ठीक है सेठ जी, आप मुझे 500 रुपए दे दीजिए। साहूकार रामवीर को 500 रुपए देकर उसका खेत खरीद लेता है। रामवीर पैसे लेकर अपने घर चला जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। रामवीर की बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत हैरान होती है। फिर वह रामवीर से कहती है, ये आपने क्या कर दिया जी? इतनी कम कीमत में अपनी जमीन पानी में बहा दी। वो जमीन हमारे बुजुर्गों की निशानी थी। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम एक बार मुझसे तो सलाह ले लेते। आपको इतनी जल्दीबाजी में इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत थी? सलोनी, मैंने जो किया है सोच समझ कर किया है। उस मनहूस खेत ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी है। उसी खेत के कारण मैं कर्ज में डूब गया। चैन सुकून सब छिन गया। वो जमीन हमारे लिए बोझ बन चुकी थी। बताओ, उस खेत ने आज तक हमें क्या दिया है? इसलिए मैंने उसे बेचकर एक सही फैसला लिया। आप कुछ भी कहें, लेकिन मुझे आपका ये फैसला बिल्कुल सही नहीं लग रहा। हमारे पास उस खेत के अलावा है ही क्या? उस साहूकार ने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया है। उसने आपको सिर्फ 500 रुपए दिए, जबकि वो खेत कम से कम 2000 रुपए में बिकना चाहिए था। उसने आपकी बेबसी को समझकर आपको फंसा लिया, और आप भी उसके झांसे में आकर खेत उसे बेच आए। आपने ठीक नहीं किया जी। ये फैसला हमारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता सलोनी। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। साहूकार ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई, और वह अपने पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। मुझे किसी भी हालत में उसके पैसे लौटाने थे, इसलिए मैंने गुस्से में आकर खेत ही बेच दिया। रामवीर और सलोनी बहुत ही दुखी होते हैं। फिर रामवीर घर से बाहर निकल जाता है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। वह सुखवीर से कहता है, अरे रामवीर, पहचाना? मैं धीरज। अरे धीरज, तुम तो शहर में रहकर बिल्कुल ही बदल गए हो। हाँ भाई, बदल तो गया हूँ, लेकिन तुम में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। जैसे छोड़कर गया था वैसे ही नजर आ रहे हो, बल्कि और कमजोर हो गए हो। क्या बताओ, बस यूं समझ लो, चारों तरफ से परेशानियों ने मुझे घेर रखा है। एक मुसीबत से छुटकारा पाता हूं तो दूसरी मुसीबत गले पड़ जाती है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि जिंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा। न परिवार के लिए कुछ कर पा रहा हूं, न अपने लिए। अब तो मन करता है कि कहीं जाकर अपनी जान दे दूं। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने अपना खेत सिर्फ 500 रुपए में उस जमींदार को बेच दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुमने इतनी कम कीमत पर अपना खेत बेच दिया? रामवीर धीरज को सारी बात बताता है। रामवीर की बात सुनकर धीरज कहने लगता है, रामवीर, ये तूने क्या किया? तूने अपनी जमीन इतने कम पैसों में बेच दी। जमींदार ने तेरा फायदा उठाया है, लेकिन तू फिक्र मत कर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरे पास एक तरकीब है। मैं तेरा खेत वापस तुझे दिलवा सकता हूँ। धीरज, वो साहूकार बहुत शातिर आदमी है। वो मेरा खेत कभी वापस नहीं लौटाएगा। वो तुम्हारा खेत जरूर वापस करेगा। मेरे पास एक योजना है, बस जैसा मैं कहूँ तुम वैसा करो। जमींदार खुद तुम्हारे घर आकर तुमसे कहेगा कि अपना खेत वापस ले लो। ये कैसे हो सकता है कि साहूकार खुद मेरे घर पर खेत बेचने आएगा? वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। बस मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ वही करो। वह जमींदार खुद चलकर तुम्हारे घर आएगा और तुमसे खेत वापस लेने के लिए कहेगा। तब तुम उसे 500 रुपए में नहीं, बल्कि 300 रुपए में ही
वह खेत उसे बेचने की बात करना। ठीक है, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूंगा। धीरज साहूकार के पास जाता है और उससे कहता है, जमींदार जी, मैं पास वाले गांव से आया हूँ। मेरा नाम धीरज है। मैंने सुना है आपके पास बहुत सारी जमीनें हैं। दरअसल मैं हर साल थोड़ी बहुत जमीन जरूर खरीदता हूँ। अगर आप मुझे अपनी कोई जमीन बेचना चाहें तो मैं आपको आपकी जमीन की अच्छी कीमत दूंगा। मेरे पास बहुत जमीन है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपको मेरी जमीन जरूर पसंद आएगी। साहूकार धीरज को अपनी जमीन दिखाने के लिए ले जाता है और बोलता है, ये देखिए, आप इस जमीन को खरीद सकते हैं। ये जमीन आपके लिए बहुत मुनाफे का सौदा रहेगी। जमीन को देखकर धीरज सोचने लगता है, ये जमीन तो रामवीर की नहीं है। ये जमींदार अपनी जमीन बेचने के चक्कर में है। इसे अब भी सबक सिखाता हूँ। जमींदार जी, ये जमीन वाकई में बहुत ही शानदार है। इसे देखकर साफ पता चलता है कि ये सिर्फ किस्मत वाले लोगों को ही नसीब होती है। इसकी दिशा, स्थिति और गुणवत्ता सब कुछ अत्यंत उत्तम है। जिसके पास भी यह जमीन होगी उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। उसे न तो भविष्य की कोई चिंता करनी पड़ेगी, न ही रोजमर्रा की भागदौड़ में उलझना पड़ेगा। इस जमीन की बरकत इतनी है कि आने वाली पीढ़ियां भी आराम से घर बैठे खा सकती हैं। मैं तो इस जमीन को जरूर खरीदना चाहूंगा। धीरज की बात सुनकर साहूकार सोच में पड़ जाता है। फिर कहने लगता है, धीरज जी, आपको इस जमीन के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? दरअसल मैं ज्योतिष विद्या जानता हूँ। मैं इस जमीन का भूत, भविष्य और वर्तमान सब देख सकता हूँ। ये जमीन तुम्हारे पास है, इसलिए तुम जमींदार हो। ये सब कुछ तुम्हें जो मिला है वह सिर्फ इस जमीन की वजह से मिला है। और मैं ऐसी जमीन का सौदा बिल्कुल गंवाना नहीं चाहता। तुम बोलो, इस जमीन की क्या कीमत चाहते हो? मैं तुम्हें मुंह मांगी से भी ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार हूँ। धीरज की बातें सुनकर साहूकार सोच में पड़ जाता है। अगर इस आदमी की बात सच है तो मैं इसे अपनी जमीन नहीं बेच सकता। ये जमीन मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है। अगर मैंने ये जमीन बेच दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं किसी भी हालत में यह जमीन नहीं बेचूंगा। धीरज जी, माफ करना, मैंने गलती से आपको यह जमीन दिखा दी। दरअसल मैं यह नहीं, आपको दूसरी जमीन दिखाने आया था। चलिए मेरे साथ, मैं आपको दूसरी जमीन दिखाता हूँ। जमींदार जी, मुझे कोई दूसरी जमीन नहीं देखनी। मुझे तो यही जमीन खरीदनी है। आप इसकी कीमत बताइए। मैं इस जमीन की कितनी भी कीमत देने को तैयार हूँ। धीरज जी, मैं इस जमीन को किसी भी हाल में नहीं बेच सकता, चाहे आप मुझे इसका कितना भी पैसा क्यों न दें। मैं आपको दूसरी जमीन दिखा देता हूँ, वो इससे भी अच्छी है। आपको वो जरूर पसंद आएगी। साहूकार धीरज को रामवीर की जमीन पर ले जाता है। आप ये जमीन देखिए, ये जमीन उस जमीन से भी काफी अच्छी है। आप इसे पसंद करें तो मैं कम दामों में दे दूंगा। यह जमीन मैं बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगा। तुम 3000 रुपए की बात कर रहे हो। मैं इसे मुफ्त में भी नहीं खरीदूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं? आखिर इस जमीन में ऐसा क्या है जो आप इसे मुफ्त में भी बेचने को तैयार नहीं हैं? ये जमीन नहीं, मनुष्य हत्या है। मैं तो इस अफसोस में हूं कि तुम अब तक ठीक कैसे हो, क्योंकि ये जमीन जिसके भी पास होगी उसे बर्बाद कर देगी। उससे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके पास कुछ नहीं बचेगा। वह अनाज के लिए भी मोहताज हो जाएगा। मैं अपनी ज्योतिष विद्या के बल पर सब कुछ देख सकता हूँ। ये जमीन जिसके पास भी थी उसने तुम्हें इसी कारण बेची है, और अब यह तुम्हारी बर्बादी करने के लिए तुम्हारे पास आई है। धीरज की बात सुनकर साहूकार डर जाता है और बोलता है, तुम सही कह रहे हो। ये जमीन मुझे रामवीर ने बेची थी और रामवीर को कभी इस जमीन ने कुछ नहीं दिया। जब तक ये जमीन रामवीर के पास थी उसका हमेशा नुकसान ही हुआ। उसकी हालत तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। शायद रामवीर की बर्बादी की जिम्मेदार यही जमीन है। इसका मतलब अब मेरी हालत भी रामवीर जैसी हो जाएगी। मुझे ये जमीन अपने पास नहीं रखनी चाहिए। मैं इसे कल ही बेच दूंगा। तुम्हें यह जमीन उसी आदमी को बेचनी होगी जिससे तुमने ली है। अगर तुम किसी और को बेचोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। अगर तुम ये जमीन उसी आदमी को बेच दोगे जिससे तुमने ली है तो तुम्हारे ऊपर की सारी पीड़ा और मुसीबत रामवीर के ऊपर चली जाएगी। आप सही कह रहे हैं। मैं कल ही रामवीर के पास जाऊंगा और ये जमीन उसे वापस बेच दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए।
चाहे सौदा घाटे का क्यों ना हो, लेकिन इस जमीन से कल ही पीछा छुड़ा लीजिए। अगर एक दिन भी और ये जमीन तुम्हारे पास रही तो तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। कल के कल ही इस जमीन को उस आदमी को लौटा दीजिए, चाहे जमीन उसे मुफ्त में ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन वापस कर देना। धीरज की बातें सुनकर साहूकार बहुत ज्यादा डर जाता है और दूसरे ही दिन रामवीर के घर जाकर कहता है, रामवीर, मुझे तुम्हारी वो जमीन नहीं चाहिए, मैं उसे बेचना चाहता हूँ। जितने पैसों में मैंने तुमसे वो जमीन ली थी, मैं उतने ही पैसों में उसे वापस दे दूंगा। साहूकार जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने वो जमीन आपको बेच दी है। आपने जो पैसे दिए थे, मैंने वो पैसे खर्च कर लिए हैं। मेरे पास सिर्फ अब 300 रुपए बचे हैं। अगर आप मुझे मेरी जमीन वापस देना चाहते हैं तो मैं आपको केवल 300 रुपए ही दे सकता हूँ। नहीं, मैं 300 रुपए में अपनी जमीन वापस नहीं ले सकता। तुमने मुझे 500 रुपए दिए थे, तुम मुझे मेरे 500 रुपए लौटाओ और अपनी जमीन वापस ले लो। साहूकार जी, मुझे मेरी जमीन नहीं चाहिए, मेरे पास सिर्फ 300 रुपए है। रामवीर की बात सुनकर साहूकार सोचने लगता है। अब क्या करूं? इस बेवकूफ के पास तो सिर्फ 300 रुपए हैं, लेकिन मैं वो जमीन अपने पास नहीं रख सकता। ज्योतिषी धीरज ने कहा था कि अगर मैं जमीन अपने पास रखूंगा तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा, इसलिए मैं उस जमीन को अपने पास नहीं रख सकता। मुझे आज ही रामवीर को उसकी जमीन लौटानी होगी। ऐसा करता हूँ, मैं इसे 300 रुपए में ही उसकी जमीन लौटा देता हूँ। उस मनहूस जमीन का ज्यादा देर मेरे पास रहना सही नहीं है। इतना सोचकर साहूकार रामवीर से कहता है, ठीक है रामवीर, तुम मुझे 300 रुपए दे दो और अपना खेत वापस ले लो। साहूकार की बात सुनकर रामवीर बहुत खुश होता है। उसे 300 रुपए में अपना खेत वापस मिल जाता है। साहूकार 300 रुपए लेकर अपने घर चला जाता है। साहूकार के जाने के बाद धीरज रामवीर के घर आ जाता है। रामवीर धीरज से कहता है, धीरज, तूने तो कमाल ही कर दिया। सिर्फ 300 रुपए में मेरा खेत वापस दिलवा दिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर तुम नहीं होते तो मेरा खेत मुझे कभी वापस नहीं मिलता। मैं उस खेत को बेचकर बहुत पछता रहा था, लेकिन तुमने वो कर दिया जो नामुमकिन था। फिर रामवीर खेत में और मेहनत करने लगता है। एक दिन रामवीर के खेत में सोने के सिक्कों से भरा संदूक मिलता है। उसे देखकर रामवीर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत अपने घर जाता है और अपनी पत्नी सलोनी को सारी बात बताता है। सलोनी भी संदूक देखकर बहुत खुश हो जाती है। सलोनी, मैं बहुत गलत था। जिस खेत को मैं मनहूस समझता था, आज उसी खेत ने जिंदगी बदल दी है। आज मुझे उस खेत में इतना धन मिला है जितना धन हमारे पूरे गांव में किसी के पास नहीं होगा। भला हो मेरे दोस्त धीरज का, जिसने मुझे मेरा खेत वापस दिलवा दिया। नहीं तो ये सोने से भरा संदूक साहूकार को मिल जाता और तब मुझे बहुत पछतावा होता। अब मैं समझ चुका हूं कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय सही नहीं होता। क्या आप चाहते हैं कि आपका नाम हमारी अगली कार्टून वीडियो में दिखे? तो अभी कमेंट में अपना नाम और एक अच्छा सा कमेंट लिखें। हम हर वीडियो में लकी ड्रॉ के जरिए कुछ नाम चुनते हैं और उन्हें हमारी वीडियो में शामिल करते हैं। आज के लकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं राधा, सलमा, चंदन, आशीष, आयशा बानो, अजीत कुमार, कृष्णा, आनंद, पूजा, अनिता चौहान। आपका नाम भी अगली बार हमारी कार्टून वीडियो में जरूर दिखाया जाएगा। इसके लिए अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें।